90 प्लस आपको स्कोर करना है, इस बार आपको टॉपर बनना ही है। ठीक है, आंसर आप किस तरह से दोगे? जो आपका जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया गया है इसका आंसर आप किस तरह से दोगे? तो देखिए आपको लिखना है प्रस्तुत गद्य। अल्पावस्था में ही लाड़ प्यार से पले प्रसाद जी को घर का सारा भार वहन करना पड़ा। इन्होंने विद्या। हेलो एवरीवन, आई एम सुगम, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी का पेपर लेके आए हैं। जो 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी मैंने पूरा पेपर आपके लिए बनाया है। ये पेपर 2023 में इसी तरह का आपका पेपर आएगा और जो भी आज मैं आपको पेपर ये दे रही हूँ इसका पूरा सोल्यूशन आपको मिलेगा। पूरा सॉल्व किया हुआ पेपर है। देखिए मैंने पूरा पेपर आपके लिए सॉल्व कर रखा है। यहाँ पर देखिए पूरा पेपर आपके लिए सॉल्व कर रखा है। अगर आपने इस पूरे पेपर को हल कर लिया तो 100% आपके हिंदी में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे, यानी आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हो अगर आपने इस पेपर को। और जो मैंने 2022 का पेपर, जो हिंदी का 2022 का पेपर है उसका भी मैंने पूरा सॉल्यूशन बताया है। अगर आपने गाइस वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हो। और गाइस आपने कहा था कि अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के बोर्ड एग्जाम में आने के लिए, तो उनकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी, बहुत जल्द मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले हम इसको पूरा देख लेते हैं, उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए गाइस सबसे पहले खंड का देखेंगे हम। और खंड का में क्या होगा, सबसे पहले आपको विकल्प दिए जाएंगे। ठीक है, आपके 10 विकल्प आते हैं हिंदी के पेपर में। तो देखिए ये क्लास 12 का है। ठीक है, और क्लास 10th के लिए भी हम 2023 के यूपी बोर्ड के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है हिंदी का पूरा पेपर आपके लिए हम बनाकर वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो पहला यहाँ पर आपका दिया गया है कवि गंग किसके दरबारी है? कवि गंग किसके दरबारी है? अकबर के। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो भी आपका राइट ऑप्शन है वही आपको लिखना है। तो आप लिखोगे अकबर के। ये 2023 में हमें लगता है ये पूछा जा सकता है। ठीक है, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही मैंने इस पेपर में आपके लिए रखा है। तो आप इस पेपर को पूरा देखें, इस वीडियो को आप पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब देखिए गाइस यहाँ पर अगला दिया गया है परीक्षा गुरु के लेखक है। ये कई बार पूछा गया है। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? लाला श्री निवास दास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका जो अगला दिया गया है पतितों के देश में किस साहित्यकार की रचना है? पतितों के देश में किस साहित्यकार की ये रचना है? तो ये है राम वृक्ष बेनीपुरी की। ठीक है, ये किसकी है? राम वृक्ष बेनीपुरी की। अब देखिए यहाँ पर आपका जो अगला है वो दिया गया है, नेक्स्ट आपका दिया गया है सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। ये भी गाइस कई बार पूछा गया है। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक है। ये गाइस जो भी विकल्प है वो आपको यहीं पर वीडियो में ही याद कर लेने हैं। ठीक है, और जो आपको नोट करना होगा वो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, अब गाइस देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है कल्प वृक्ष के रचनाकार हैं। कल्प वृक्ष के रचनाकार, ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो कल्प वृक्ष के रचनाकार कौन है? वसुदेव सरल अग्रवाल। वसुदेव सरल अग्रवाल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो आपका दिया गया है संसद से सड़क तक रचना है। संसद से सड़क तक ये किसकी रचना है? ये है धूमिल की। ठीक है, ये धूमिल की है। अब देखिए गाइस आपका जो अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है निम्न में से कौन सी कृति रीत काल की है? तो यहाँ पर आपको कृतियां दे दी जाएंगी, वहां पर आपको किसको चूज करना है? बिहारी सतसई। निम्न में से कौन सी कृति रीत काल की है? तो कौन सी है? बिहारी सतसई। अब देखिए यहाँ पर आपका जो अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है कौन सा, देखिए आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? आपका अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? तो अष्टछाप का कौन सा कवि नहीं है? भिखारी दास। ठीक है, भिखारी दास जो है अष्टछाप के कवि नहीं है। ठीक है, अब देखिए गाइस आपका यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है दीपशिखा के रचनाकार हैं। दीपशिखा के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी दीपशिखा की रचनाकार है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है
नई कविता काव्य संकलन के संपादक है। तो कौन है? डॉक्टर जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गाइस ये हो गए आपके जो विकल्प थे वो आपको दिए जाएंगे। देखिए गाइस आपका जो अगला क्वेश्चन आएगा वो आएगा, आपको एक गद्यांश दिया जाएगा और उसकी आपको व्याख्या करने के लिए आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार आपकी ये वाली व्याख्या आ सकती है 2023 के यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर दी गई है, इसके आपको क्या करना है, इस तरह से आपको प्रश्न दिए जाएंगे। यहाँ पर देखिए गद्यांश और पाठ के लेखक का नाम लिखिए। आपको कोई भी पैराग्राफ कोई भी पार्ट से लिया जा सकता है, इस तरह से आपको दिया जाएगा और फिर आपसे इस तरह से क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे और फिर आपको करना क्या है, इनका आपको आंसर देना है। जैसे इसका है तो पहले आपको इसका आंसर देना है, फिर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, यानी जितने पे आपकी जैसे रेखा खिंची हुई है तो उसकी आपको व्याख्या करनी है रेखांकित अंश की। और फिर आपसे जैसे भी आपका जो पैराग्राफ है उसी में से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, फिर आपको उनका आंसर देना होगा। तो ये जो हमने यहाँ पर ये व्याख्या आपके लिए रखी है, सॉरी यहाँ पर ये जो गद्यांश दिया गया है इसकी मैंने आपको व्याख्या करके भी बताई है, इसका संदर्भ भी बताया आपको किस तरह से लिखना है, और जो ये क्वेश्चन दिए हैं इनका आंसर आप किस तरह से करोगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है गद्यांश और पाठ के लेखक का नाम लिखिए, यानी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आप किस तरह से दोगे, जो आपका जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया गया है इसका आंसर आप किस तरह से दोगे। तो देखिए आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश लेखक श्री डॉक्टर कलाम। ठीक है, जो हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम है वो इसके क्या है, उनके द्वारा ये जो पाठ है वो लिखा गया है, और ये पाठ कौन सा अभी आपको आगे पता चल जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश लेखक श्री डॉक्टर कलाम द्वारा लिखित हम और हमारा आदर्श। ठीक है, ये लेसन आपने पढ़ा है, हम और हमारा आदर्श नामक पाठ से उद्गृत यानी लिया गया है। यह हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित है। कौन से भाग में संकलित है, गद्य से। ठीक है, ये गद्य से ही तो आपकी ये जो आपको व्याख्या करने को ये पैराग्राफ आया ये गद्य से ही लिया गया है। ठीक है, एक आपके लिए गद्य से आएगा और एक पद से आता है, तो पहले आपको गद्य वाला करना होगा, पहले आपसे गद्य वाला पूछा जाएगा, फिर आपको एक पद से दी जाएगी, उसकी आपको व्याख्या करनी होगी, और जो भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे उसके आपको आंसर देने होंगे। तो यहाँ पर देखिए जो आपका पहला वाला ये क्वेश्चन पूछा गया था इसका आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से आपको लिखना है, पर आपको करना क्या है, जैसे किसी भी पाठ का आपका आ जाता तो इसी तरह से आपको संदर्भ लिखना है। आपको जो उसके जो लेखक है वो आपको चेंज कर देने, यानी पाठ से लिया गया है तो उसको जिसने लिखा उसकी जो लेखक है उनका नाम यहाँ पर आपको रखना है, और जो पाठ का नाम है तो यहाँ पर देखिए हम और हमारा आदर्श है तो इसलिए हमने यहाँ पर इसका नेम रखा। तो जिस पाठ से भी लिया जाए उसका नाम आपको यहाँ पर रख देना है, और संदर्भ आपको इसी तरह से लिखना है जो आपका गद्य का आएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर आपको दूसरा आपका जो क्वेश्चन है वो दिया गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गाइस एक एक चीज हम आपको अच्छे से बताएंगे, अगर आपको कहीं पर भी कोई इशू है, कहीं पर भी कोई भी चीज आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा करें। ठीक है, फिर आपको आएगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए आप रेखांकित अंश जो भी आपके यहाँ पर देखिए रेखांकित अंश दिया जाएगा तो फिर उसकी आपको व्याख्या करनी होगी। ठीक है, पेपर में बिल्कुल साफ साफ दिया जाता है। तो आप इसकी व्याख्या इस तरह से करोगे। देखो, यदि इन विकसित देशों के विगत इतिहास पर दृष्टिपात किया जाए तो यही ज्ञात होता है कि इन देशों के लोगों की प्रत्येक पीढ़ी ने दीर्घावधि तक अपने मन में इस विश्वास को दृढ़ किया कि उन्हें अपने देश को अधिकाधिक सशक्त बनाना है, अपने देश का प्रत्येक स्थिति में आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनाकर अपने देश के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन खुशहाल बनाना है। उन्होंने निश्चय किया वे हमें अपने ही देश में सब प्रकार से संपन्न जीवन व्यतीत करना है। तो गाइस ये हो जाएगी, इसकी व्याख्या हो जाएगी। जो आपका ये पैराग्राफ दिया गया है तो इसकी हो जाएगी वो जो हमने आपको अभी व्याख्या दी, इसकी हो जाएगी वो व्याख्या। जो भी आपका रेखांकित अंश है उसकी हमने आपको व्याख्या करके बता दी। अब देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किसकी समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जो भी आपका ये पैराग्राफ दिया जाता है इसी में से आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। आपको संदर्भ लिखना होता है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है और फिर आपको इसी में से क्वेश्चन दिए जाते हैं। उनका आपको इसी पैराग्राफ से क्वेश्चन को
क्वेश्चन का आंसर ढूंढकर लिखना होता है। तो बहुत ही ये इजी होता है, आप अच्छे से कर पाओगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया, किसके स्मृति के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा, तो देखिए गाइस इसका आंसर हो जाएगा, विकसित देशों में समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। विकसित देशों में समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। अब हम देखते हैं इसी में से आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, G8 के नाम से किसे पुकारा जाता है। तो देखिए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका भी आंसर यही हो जाएगा कि विकसित देशों को G8 के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो ये हो गई गद्य में इस तरह से आपकी जो गद्यांश दिया जाएगा उसको आपका संदर्भ लिखना होता है, उसकी व्याख्या करनी होती है। जो भी आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं उनका फिर आपको आंसर देना होता है। और इसके बाद आपको पद में एक पूछा जाए, वो तो हो गया गद्य का। ठीक है, फिर आपको पद में से भी आएगा, उसके मतलब 2 दी जाती हैं, 2 आपको गद्य में दी जाएंगी, 2 पद में दी जाएंगी। आपको एक का ही करना होता है क्योंकि उसमें अथवा लगा होता है। ठीक है, आपको एक का ही जो है या फिर अर्थ लिखना हो, एक का ही लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये मैंने पद का लिया है, इस बार ये के आने की संभावना है। ठीक है, ये इस बार आपसे पूछा जा सकता है। तो निम्नलिखित पदांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो ये आपका जो पैराग्राफ दिया गया है तो इसमें से ही आपको जो आंसर है वो ढूंढकर करने हैं। तो पहले हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला प्रश्न दिया गया है, पदांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। ठीक है, ये पाठ कौन से पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो गाइस देखिए इसका आंसर हो जाएगा, जो हमारा का नंबर पर दिया गया है इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश। ठीक है, यहाँ पर आपको गद्यांश नहीं लिखना है क्योंकि ये पद से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है, इस तरह से आपको इसको लिखना होगा। थोड़ा मैंने बड़ा करके आपको लिखा दिया जिससे एग्जामिनर आपको बहुत ही अच्छे नंबर दे, उसको लगे हाँ बच्चे को कुछ अच्छे से आता है। तो इस तरह से अगर आप लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो मैं तो कहूँगी आप इस तरह से ही सीख लो। पद में जो आपका संदर्भ लिखने को आएगा वो आप इस तरह से लिखोगे। अब देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, खा नंबर पर देखते हैं क्या कहा गया। यहाँ पर दिया गया है खा नंबर की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी जो आपका जो दिया गया है नील परिधान बीज सुकुमार, तो ये आपका जो पैराग्राफ दिया गया है तो जितने में आपका रेखांकित अंश है उसकी ही आपको व्याख्या करनी है। तो अगर आपका इस तरह का यानी ये अगर आपका इस बार आपका पैराग्राफ आता है तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक शाम तक ही आपको इसकी व्याख्या करनी होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका अंडरलाइन होकर आता है। ठीक है, अगर आपका ये पैराग्राफ आता है और मुझे लगता है 2023 के बोर्ड एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं इसकी व्याख्या हम किस तरह से करेंगे। ओके, तो देखो इसकी व्याख्या हो जाएगी, देखो इसकी व्याख्या हो जाएगी, श्रद्धा अपने शरीर पर नीले रंग का मेष चार्म यानी भेड़ की खाल धारण किए है। उसकी वेशभूषा में से कहीं कहीं उसके कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल खिला हुआ है। हो जाएगी उसकी व्याख्या। ठीक है, और फिर देखिए आपको आता है जब आपकी पद में व्याख्या पूछी जाएगी तो उसमें आपको जो काव्य सौंदर्य होता है काव्य का सौंदर्य भी आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इसको आप किस तरह से लिखोगे, यहाँ कवि ने श्रद्धा के अलौकिक और असीम सौंदर्य का चित्र प्रस्तुत किया है। फिर आपको लिखना है कवि ने श्रद्धा के रूप सौंदर्य का चित्रण करते हुए उसके गौर वर पर नीले रंग के परिधान का उल्लेख किया है। और यहाँ पर भाषा कौन सी है, खड़ी बोली, अलंकार, उत्प्रेक्षा, रूपक एवं विरोधाभास। और नेक्स्ट यहाँ पर आपको रस भी लिख देना है। रस यहाँ पर कौन सा है, श्रृंगार है। गुण यहाँ पर माधुर्य दिया गया है और छंद कौन सा, 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है। ठीक है, फिर आपको देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिए जाएंगे, फिर आपको उनका आंसर देना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने आपको बता दी, इस तरह से करनी है और फिर आपको उसका सौंदर्य लिख देना है।
और फिर आपका देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है, श्रद्धा अपने शरीर पर किस प्रकार के वस्त्र धारण किए हुए है। ठीक है, इस तरह से आपसे इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा, श्रद्धा अपने शरीर पर नीले रंग की भेड़ की खाल धारण किए हुए थी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है। बिजली के फूल क्या तात्पर्य है। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा कि बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है। तो बिजली के फूल से यहाँ तात्पर्य श्रद्धा के अध खुले अंगों से है। ठीक है, जो नीले वस्त्रों के बीच से दिखते ऐसे लग रहे थे मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग के सुंदर बिजली के फूल खिले हों। तो ये हो जाएगा इसका आंसर कि बिजली के फूल से क्या तात्पर्य। समझ आ गया। अब देखते हैं आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या पूछा जाएगा। फिर आपके आगे पेपर में आएगा जो 5वां क्वेश्चन वो आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख कीजिए। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। 3 आपको गद्य में दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक का ही लिखना होगा। किसी का भी आप जीवन परिचय लिख सकते हो, जो 3 आपको दिए जाएंगे। और 3 ही आपको पद में दिए जाएंगे, उनमें भी आपको एक का लिखना होगा जिसका आपको बिल्कुल सही से याद है, उसके सन आपको बिल्कुल सही से याद है, और मृत्यु उनकी कहाँ हुई ये सब आपको अगर सही से याद है उनका ही आपको लिखना है। ठीक है, 3 दिए जाएंगे। तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, क्योंकि 2023 के यूपी बोर्ड में इनके जीवन परिचय आने की संभावना बहुत है। ठीक है, तो देखते हैं इनका जीवन परिचय क्या हो जाएगा। तो गाइस इनका जीवन परिचय हो जाएगा, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं भारतीय संस्कृत के युगीन व्याख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907। आपको ध्यान रखना है कि इनका जन्म सन 1907 में हुआ था, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, तो इनका जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा, ठीक है, बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आपको ध्यान रखना है, अनमोल द्विवेदी। ठीक है, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं इनके पिता का नाम क्या था? अनमोल द्विवेदी। और इनकी माता का नाम ज्योतिकली देवी था। ठीक है, इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट की मानद पद से सम्मानित किया तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार में पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। ये उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। सेवानिवृत्त होने के पश्चात भी ये निरंतर साहित्य सेवा में जुटे रहे। 19 मई सन 1979 ईस्वी को यह महान साहित्यकार रोगशैया पर ही चिर निंदा में सो गया। ठीक है, अब इनका आपको आएगा साहित्यिक परिचय देने को। तो साहित्यिक परिचय आपको इस तरह से लिखना है। गाइस, आपको अपना जो हैंड राइटिंग है बहुत ही अच्छे से लिखना है कि आपको पूरे फुल मार्क्स मिले। ठीक है, बहुत ही अच्छे राइटिंग में आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको इनका साहित्यिक परिचय इस तरह से लिखना है। आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी गद्य के क्षेत्र में इनका साहित्यिक परिचय निम्नवत दिया जा सकता है। ठीक है, फिर आपको ये हेडिंग डालनी है। पहली आपको डालनी है निबंधकार के रूप में, और इसमें आपको लिखना है आचार्य द्विवेदी के निबंधों में जहाँ साहित्य और संस्कृत की अखंड धारा प्रवाहित है। फिर आपको लिखना है आलोचक के रूप में, आलोचनात्मक साहित्य के सृजन की दृष्टि से द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। सूर साहित्य इनके प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति है। फिर गाइस आपको लिखना है उपन्यासकार के रूप में, और इसमें आपको लिखना होगा द्विवेदी जी ने 4 महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की है। ये बारवट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख और अन्नदास का पोथा।
तो ये हो जाएंगे इनके उपन्यास। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। तो आपको एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो वो आपको फुल मार्क्स देगा। और फिर आपको हेडिंग डालनी होगी कृतियाँ। ठीक है, फिर आपको हेडिंग क्या डालनी है, कृतियाँ, और वो आपको इस तरह से लिखनी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनेक ग्रंथों की रचना की जिनको निम्नलिखित वर्गों में प्रस्तुत किया गया है। फिर आपको इस तरह से हेडिंग डालनी है। 1 पॉइंट डाला है निबंध संग्रह। तो निबंध इनके कौन कौन से हैं, अशोक के फूल, कुटस, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व और कल्पलता। ठीक है, फिर आपको डालना है आलोचना साहित्य। इसमें आपको लिखना होगा सूर्य साहित्य, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। और गाइस फिर इसके बाद आपको डालना है इतिहास। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य। ठीक है, उपन्यास में आपको लिखना होगा बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नमा, अनाम दास का पोथा। और इसके बाद आपको लिखनी होगी भाषा शैली। ठीक है, तो भाषा शैली में आपको लिखना होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सरल, स्वाभाविक और सहज रूप में बोधगम्य भाषा का प्रयोग करने में कुशल थे। इनकी भाषा शैली पर आधारित प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। ठीक है, और इसके बाद देखिए आपको ये हेडिंग डाली होगी भाषागत विशेषताएं। ठीक है, जो भी मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल आप इसी तरह से अगर आप लिखोगे तो फिर गाइस आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। हिंदी में आप 90+ स्कोर कर जाओगे। ठीक है, और सब्जेक्ट है उनके भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपको 90+ हर सब्जेक्ट में अपने नंबर लाने हैं। ठीक है, तो भाषागत विशेषताएं, और इसमें आपको लिखना होगा द्विवेदी जी की भाषागत विशेषताएं निम्नलिखित है। द्विवेदी जी की भाषा में बोलचाल की भाषा की ही प्रधानता रही है। बोलचाल की भाषा के माध्यम से इन्होंने गंभीर तथ्यों को भी सरलता से प्रस्तुत कर दिया है। फिर आपको डालना है शैलीगत विशेषताएं। ठीक है, और इसके अंदर आपको लिखना होगा द्विवेदी जी की शैलीगत विशेषता मुख्य रूप से इस प्रकार है। और फिर गाइस आपको इस तरह से हेडिंग डालनी है कि गणेशात्मक शैली, और इसके अंदर आपको लिखना होगा द्विवेदी जी ने शोध और पुरातत्व। ठीक है, शोध और पुरातत्व, और इसके बाद इसके अंदर आपको लिखना होगा से संबंधित निबंधों की रचना गणेशात्मक शैली में ही की है। ठीक है, फिर आपको हेडिंग डाली होगी विचारात्मकता, और इसके अंदर आपको लिखना होगा द्विवेदी जी के अधिकांश निबंध विचारात्मक है। इन्होंने गंभीर से गंभीर विषय को बड़ी कुशलता तथा बोधगम्य ढंग से प्रस्तुत है। इस शैली में संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता है। और इसके बाद आपको हेडिंग डाली होगी अलंकारिकता। तो इसके अंदर आपको लिखना होगा द्विवेदी जी ने कहीं कहीं अभिव्यक्ति को चमत्कार प्रदान करने के लिए अलंकारिक शैली का प्रयोग किया है। इस शैली के प्रयोग से उनका गद्य काव्य जैसा मनोरम हो गया है। ठीक है, इस तरह से आपको जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उनका आपको इस तरह से निबंध लिखना है। तो ये तो हो गए गद्य के। अब आपको पद्य में भी निबंध लिखने के लिए आएंगे 3 निबंध आपको आएंगे, 3 आपको जीवन परिचय आएंगे 3 लेखकों के। तो देखिए पद्य में मैंने आपको बताया है जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, बहुत ही ईजी है और इस बार ये आने की संभावना भी है। तो आपको जयशंकर प्रसाद का बहुत ही अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो देखते हैं इनका जीवन परिचय किस तरह से लिखोगे। ठीक है, तो आप इनका पहले आपको लिखना होगा छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में सन 1990 ईस्वी 1946 में हुआ था। इनके पिता तथा बड़े भाई बचपन में ही स्वर्गवासी हो गए थे। ठीक है, अल्पावस्था में ही लाड़ प्यार से पले प्रसाद जी को घर का सारा भार वहन करना पड़ा। इन्होंने विद्यालय शिक्षा छोड़कर घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला तथा संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञानार्जन किया। अपने पैतृक कार्य को करते हुए भी इन्होंने अपने भीतर काव्य प्रेरणा को जीवित रखा। जब भी समय मिलता इनका मन भाव जगत के पुष्प चुनता, जिन्हें ये दुकान की बही के पन्नों पर सजो दिया करते थे। अत्यधिक श्रम तथा जीवन के अंतिम दिनों में राजहवा से पीड़ित रहने के कारण 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी 1994 को मात्र 48 वर्ष की अल्पायु में इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है, फिर गाइस आपको लिखना होगा इनका साहित्यिक परिचय। ठीक है, अब देखिए आप इनका साहित्यिक परिचय किस तरह से लिखोगे। आपको लिखना होगा द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि
जयशंकर प्रसाद द्विवेदी काव्य के जन्मदाता एवं छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। इनकी रचना कामायनी एक कालजयी कृति है जिसमें छायावादी प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं का समावेश हुआ। फिर गाइस आपको हेडिंग डालनी होगी कृतियाँ, ठीक है, और इसमें आपको लिखना होगा प्रसाद जी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे, इन्होंने कुल 67 रचनाएं प्रस्तुत की। गाइस इसके बाद आपको हेडिंग डालनी होगी कामायनी, ये इनका महाकाव्य है कामायनी, ठीक है। फिर इसके अंदर आपको लिखना होगा यह महाकाव्य छायावादी काव्य का कीर्ति स्तंभ है। इस महाकाव्य में मन और श्रद्धा के माध्यम से मानव को हृदय श्रद्धा और बुद्धि ऋण के समन्वय का संदेश दिया गया है। और इसके बाद आपको हेडिंग डालनी होगी आंसू, ठीक है, ये इनकी कृतियां हैं। तो आंसू में इनको आप इसके अंदर आपको लिखना होगा यह वियोग पर आधारित काव्य है, इसके एक एक छंद में दुख और पीड़ा साकार हो उठी। इसके बाद आपको डालना है चित्राधार, ठीक है, चित्राधार के अंदर आपको लिखना होगा यह प्रसाद जी का ब्रज भाषा में रचित काव्य संग्रह है। और इसके बाद आपको ब्लैक पेन से लिखना है, एकदम बहुत ही अच्छे हैंडराइटिंग में आपको इसको लिखना है एक ही लाइन में, ठीक है। आपको लिखना होगा इनके अतिरिक्त प्रसाद जी ने अन्य विधाओं में भी साहित्य रचना की है। और इसके अंदर आपको लिखना होगा नाटक, ठीक है, फिर आपको इस तरह से डैश लगाना। फिर आपको लिखना है नाटककार के रूप में उन्होंने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव, शामिनी, कामना ये सब लिखी है। फिर गाइस आपको हेडिंग डालनी होगी उपन्यास। तो उपन्यास उन्होंने कौन कौन से लिखे, एक तो लिखा है कंकाल, तितली और इरावती। इसके बाद आपको लिखना है कहानी संग्रह। तो कहानी संग्रह प्रसाद जी उत्कृष्ट कोट के कहानीकार थे। तो कहानियां इनकी कौन कौन सी हैं, छाया, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, इनके कहानी संग्रह है। इस तरह से आपको लिखना होगा, ठीक है। और इसके बाद आपको लिखना है निबंध। निबंध इनके कौन कौन से हैं, काव्य और कला, ठीक है। तो इस तरह से आप जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनका जीवन परिचय आप इस तरह से दोगे। ये पद्य में पूछे जाते हैं, 3 गद्य में पूछे जाएंगे, उनमें से आपको एक का ही लिखना, वो मैंने बता दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी का आप लिख सकते हो, इस साल वो आने की संभावना है, ठीक है। और पद्य में मैंने आपको बता दिया जयशंकर प्रसाद जी का। तो आप इस तरह से इनका जीवन परिचय लिखोगे तो सच में मैं बता रही हूँ आप 90+ स्कोर कर जाओगे अगर इस तरह से आपकी हिंदी में तैयारी रहेगी, ठीक है। तो अभी टाइम है, आप बहुत ही अच्छे से हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करो क्योंकि आपको 90+ स्कोर करना ही है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन दिया जाएगा बहादुर कहानी की कथा अपने शब्दों में लिखिए। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं तो गाइस आपसे अथवा में पूछ लिया जाएगा पंचलाइट अथवा कर्मनाशा की कहानी का प्रमुख पात्र का चित्रण कीजिए। इस तरह से भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने बहादुर की जो कहानी है वो मैंने उसका आपका पूरा अपने शब्दों में दिया है, ठीक है। अपने शब्दों में बहादुर की जो कहानी है वो मैंने यहाँ पर आपको बताई है, ठीक है। तो देखते हैं बहादुर की कहानी क्या है, संक्षिप्त में मैंने आपको लिखकर बताई है। अगर आप इस तरह से अपने पेपर में अगर आप लिखोगे तो 100% आपको फुल मार्क्स ही मिलने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने इस तरह से इस कहानी को लिखा है। तो दिल बहादुर एक पहाड़ी नेपाली लड़का है जो इस कहानी का नायक है। वह एक असहाय बालक है, उसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी। उसकी माँ उसे बहुत पीटती थी, इसलिए वह घर से भाग आया और उसने एक मध्य वर्गीय परिवार में नौकरी कर ली, ठीक है। ये है बहादुर की कहानी, आपको वीडियो में ही याद कर लेनी है, ठीक है। अलग से इसकी प्रिपरेशन आपको नहीं करनी है, यही आपको याद कर लेनी है, ठीक है। तो उसने एक मध्य वर्गीय परिवार में नौकरी कर ली। बहादुर बड़े परिश्रम से घर में काम करने लगा। गृह स्वामी निर्मला उसके काम से बहुत खुश थी। निर्मला ने उसका नाम बहादुर रखा, ठीक है। यहाँ पर आपको छोटे की मात्रा चढ़ा लेनी, ठीक है। बहादुर उसका नाम रखा। बहादुर की मेहनत के कारण मकान साफ सुथरा रहने लगा और घर में सभी सदस्यों के कपड़े साफ रहने लगे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, निर्मला का बड़ा लड़का किशोर एक बिगड़ा हुआ लड़का था। वह शान शौकत और रौब दाब से रहने का समर्थक था। उसके अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए थे। उसने अपने सारे काम किसे सौंप दिए थे, बहादुर को सौंप दिए थे। यदि बहादुर उसके काम
में तनिक भी सावधानी बरतता तो उसे गालियां मिलती। इतना ही नहीं, वह छोटी छोटी सी बात पर बहादुर को पीटता भी था। पिटकर बहादुर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता और कुछ देर बाद घर के कार्यों में पूर्ववत जुट जाता। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। बहादुर इस गाली को सहन ना कर सका। उसका स्वाभिमान जाग गया और उसका काम करने से इनकार कर दिया। ठीक है, और जैसे जो उनका लड़का था उसका काम करने से बहादुर ने इनकार कर दिया। जब निर्मला के पति ने भी उसे डांटा तो उसने कहा, बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया। इस तरह से बहादुर ने कहा। ठीक है, किससे कहा? किशोर के पिताजी से कहा कि बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया। इसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो फिर इसके बाद देखिए, इतना कहकर वह रो पड़ा। जो बहादुर है, इतना कहकर वो रोने लगता है। प्रारंभ में निर्मला बहादुर को बहुत प्यार से रखती थी तथा उसके खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका व्यवहार भी बदल गया। उसने बहादुर की रोटी सेकना बंद कर दी। उसने क्या किया? बहादुर की रोटी सेकना बंद कर दी। एक रविवार को निर्मला के रिश्तेदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निर्मला के घर आए। नाश्ता करने के बाद बातों की जलेबी छानने लगी और चारपाई पर कमरे के अंदर भी छानबीन करने लगी। पूछने पर उसने बताया कि उसके 11 रुपए खो गए, जो उन्होंने चारपाई पर ही निकाल कर रखे थे। इसके बाद सबने बहादुर पर संदेह किया। तो सबने क्या किया? जो बहादुर था उस पर उनके घर वालों ने संदेह किया। बहादुर से पूछा गया, उसने रुपए उठा लेने से इनकार कर दिया। बहादुर ने कहा, मैंने कोई रुपए नहीं उठाए। उसे खूब पीटा भी गया। ठीक है, सब सोच रहे थे कि पिटाई के डर से अपना अपराध स्वीकार कर लेगा, लेकिन जब उसने पैसे चुराए ही नहीं थे तो वह स्वीकार कैसे करता। इस घटना के बाद सभी सदस्य बहादुर को संदेह की दृष्टि से देखने लगे। उस दिन के बाद बहादुर खिन्न रहने लगा, यानी दुखी रहने लगा, और एक दिन दोपहर को अपना बिस्तर आज सभी सामान छोड़कर घर से चला गया। बहादुर ने क्या किया? जो भी उसका सामान था, जूते कपड़े जो भी उसका सामान था, सारा सामान छोड़कर, यानी उनका जो घर था जिसमें वो काम करता था, वो उस घर को छोड़कर चला गया। निर्मला के पति शाम को जब दफ्तर से घर लौटे तो उन्होंने निर्मला को सिर पर हाथ रखे परेशान देखा। ठीक है, जो निर्मला थी वो बहुत परेशान बैठी थी। उनके पति ने उन्हें देखा तो फिर उनसे पूछा, क्या हुआ? आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मजे पड़े थे और घर का सामान अस्त व्यस्त था। पूछने पर पता चला कि बहादुर अपना सामान छोड़कर घर से चला गया। उसके पति और किशोर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। यानी जब बहादुर उनका घर छोड़कर चला गया, यानी अपने कपड़े जो भी उसका सामान था, सारा सामान उनके घर पर ही छोड़कर चला गया, तब उनको पता चला कि हाँ, बहादुर ईमानदार था, क्योंकि वो अपना सामान भी सारा यहाँ पर जब छोड़ गया है तो जो उनके घर रिश्तेदार आए थे तो वो उनके जो 11 रुपए खो गए थे तो वो उनको कैसे ले सकता है। तब उन्हें इनकी बहादुरी का पता चला। तो ये है कहानी बहादुर की। आई होप आपको याद हो गई होगी। गाइस, अगर आपको ये कहानी याद हो गई है वीडियो में ही तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। कि आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आएगा, आलोक वृत्तखंड काव्य के नायक के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा में आपको कई सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको इसको ही लिखना है। ठीक है, तो जो आलोक वृत्त का खंड काव्य के नायक है उनका चरित्र चित्रण की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनका उल्लेख हम कर चुके हैं। जो हमने 2022 का पेपर जो हमने आपको सॉल्यूशन के साथ जो दिया था
तो उसमें मैंने जो आलोक व्रत है इसका पूरा आपको लिखाया है। गाइस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, ठीक है। तो उसमें आप ये देख सकती हो, नहीं तो आप अपनी बुक में देख सकती हो, ठीक है। अब देखिए आपका जो खंड खा आ गया, अगर मैं इसको भी लिखा दूँ यहाँ पर तो वीडियो को ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो उसमें मैंने लिखाया, आप वहाँ से देख सकती हो, ठीक है। अब देखिए आपका आएगा खंड खा। तो खंड खा में सबसे पहले आपका क्या आएगा कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों से किसी एक संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको जो संस्कृत होगा उसका एक दिया जाएगा गद्यांश, उसकी आपको व्याख्या करनी होगी, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पर जो गद्यांश रखा है आपका, तो 2023 के बोर्ड में इसके आने की बहुत संभावना है। मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि मैंने ये कौन सा आपके लिए गद्यांश रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, मैंने ये वाला गद्यांश आपके लिए रखा है। यहाँ पर देखिए खंड खा आपका आ गया है, तो ये वाला मैंने रखा है, ठीक है। तो ये वाला इस बार आने की संभावना है। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो 2 आपको दिए जाएंगे गद्य के और 2 आपको पद्य से श्लोक दिए जाएंगे। तो एक ही आपको करना होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए अथवा लगा होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, 2 आपको क्या है पद में भी दिए जाएंगे, श्लोक दिए जाएंगे, ठीक है। संस्कृत में भी गद्य पद में दिए जाते हैं। तो आपको एक का ही लिखना होगा। तो मैंने इसकी पूरी हिंदी संदर्भ जो भी आपका पूछा गया है वो सारा मैंने आपको बताया है, ठीक है। और आपको ये श्लोक दिए जाएंगे, तो इनमें भी आपको एक कोई चूज करना है जिसका आपको बिल्कुल सही से अर्थ पता हो। ये अर्थ का मतलब है जो आपका जो लिखा है इसका सिर्फ आपको हिंदी में अर्थ लिखना है। आपको व्याख्या नहीं करनी है कि इस तरह से आपको अपने शब्दों को नहीं जोड़ना है। जो भी आपके शब्द दिए जाते हैं बस उनका आपको क्या करना होता है, हिंदी में सिर्फ अर्थ लिख देना है, ठीक है। इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना है कि जो आपको जैसे दिया गया है इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। अपनी तरफ से आपको व्याख्या नहीं करनी, बताना नहीं है कि इस जो पैराग्राफ ये दिया गया इसमें ये पूछा गया है, ठीक है। समझ आ गया। अब देखिए हम आपको बताएंगे कि इसकी व्याख्या आप किस तरह से लिखोगे और आप संदर्भ किस तरह से लिखोगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखिए करके आपको सारा बताया है। देखिए आप इसका संदर्भ किस तरह से लिखोगे। तो प्रस्तुत गद्यांश, पहले ये गद्य का आपका दिया गया है पैराग्राफ, तो यहाँ पर आपको लिखना है गद्यांश। और जब आपको वो श्लोक दिए जाएंगे तब वहाँ पर आपको पद्यांश लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि वो पद्य से ली जाती है। तो यहाँ पर आपको संदर्भ इस तरह से लिखना होगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से लिया गया है, आपको पता है। तो ये आपको गाइस ब्लैक पेन से लिखना है। यहाँ पर आपको इसके नीचे आपको लाइन भी कर देनी है, ठीक है। संस्कृत खंड में संकलित संस्कृत भाषाया, जो भी आपका पाठ का नाम है वो आपको लिख देना है। संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से अवतरित है, यानी लिया गया है, ठीक है। महत्व पाठ से, ये संस्कृत भाषाया महत्व पाठ से लिया गया है, आपको पता है। अब हम देखते हैं इसका अर्थ क्या हो जाएगा हिंदी में। ये देखिए आप यहाँ से लेकर, ठीक है, संस्कृत साहित्य से लेकर इति तक मैं आपको बताऊंगी इसका अर्थ। एक का ही मैंने बताया क्योंकि अथवा में दिए जाते हैं, एक का ही आपको करना होगा। तो ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है इसको, तो इसलिए मैंने इसका ही आपको बताया है, ठीक है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे संस्कृत में आपको किसी भी पाठ की व्याख्या चाहिए, आपको नहीं पता है और आपको लग रहा है कि इस बार वो आ सकती है, तो मैं आपको उसका हिंदी अनुवाद करके बता दूंगी। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए अगर आपको किसी की व्याख्या नहीं आ रही, यानी किसी का हिंदी अनुवाद करना नहीं आ रहा है आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका जो हिंदी में अर्थ है वो क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवी भवभूति और महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है, ठीक है। ये उसका हम आपको हिंदी का अर्थ बता रहे हैं, आपको अपनी कॉपी में अच्छे से इसको नोट कर लेना है, ठीक है। तो यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता और गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। यह संस्कृत भाषा सब भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है, ठीक है। इसलिए ठीक कहा गया है कि देववाणी यानी संस्कृत सब भाषाओं की मुख्य, मधुर और द्रव्य है, यानी जो देववाणी है वो सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा
हिंदी में अर्थ हो जाएगा, ठीक है, उस पैराग्राफ का। अब देखिए आपका पद में आएगा, 2 आपको श्लोक दिए जाएंगे, उनका एक का आपको जो संदर्भ है वो लिखना है और आपको व्याख्या करनी है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि ये वीडियो मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत से बनाती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको आएगा, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपका देखिए ये वाला जो श्लोक दिया गया है, न चौर हार न च राज हार प्रधानम, जो ये वाला आपका श्लोक दिया गया है, तो इसका मैंने आपको हिंदी अनुवाद करके बताया है, ठीक है। इसका मैंने संदर्भ भी लिखवाया और आपका हिंदी अनुवाद भी करवाया है, ठीक है। तो देखिए इसका संदर्भ आप किस तरह से लिखोगे, ठीक है। तो इसका संदर्भ आप लिखोगे प्रस्तुत श्लोक, यहाँ पर आप श्लोक लिख सकती हो और पदांश भी लिख सकती हो। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित सुभाष रत्नानी, ठीक है, जो आपका सुभाष रत्नानी वाला जो आपका चैप्टर दिया गया है उससे ये श्लोक लिए गए हैं। कई बार उसी वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं, जो भी आपके श्लोक आते हैं तो उस चैप्टर से पूछे जाते हैं, उसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है, क्योंकि उससे ही आपके श्लोक पूछे जाते हैं। तो सुभाष रत्नानी नामक पाठ से उद्गिरत है, आपको इस तरह से लिखना है, पाठ से उद्गिरत है, ठीक है। और इसके बाद आपको करना होगा उसका हिंदी अनुवाद। तो उसके हिंदी यानी उसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा, ऐसा विद्या धन न चोर द्वारा चुराया जा सकता है, न राजा द्वारा छीना जा सकता है, और न भाई द्वारा बांटा जा सकता है, और न ही भार कारक है तथा व्यय करने से, यानी जितनी आप खर्च करोगे कि खर्च करने से नित्य बढ़ता है, जो सब धनों में प्रधान है। आपको किस तरह से लिखना है कि विद्या एक ऐसा धन है जो ना चोर के द्वारा चुराया जा सकता है, ना राजा द्वारा छीना जा सकता है, उसको भाई बांट सकता है, और ना भार कारक है तथा जितनी आप इसको खर्च करोगे उतनी ही नित्य ये बढ़ती है, जो सब धनों में प्रधान है। वो क्या है? विद्या। तो इस तरह से आपको इसका अनुवाद करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो हर साल ये क्वेश्चन आते हैं। तो का सर्वज्ञ भवति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, तो इसलिए मैंने इसको रखा यहाँ पर, ठीक है। का सर्वज्ञ भवति, तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मना दर्शनेन नर सर्वज्ञ भवति। अगला हमने रखा है मूर्खानाम काला कथम गच्छति, तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्खानाम काला व्यसनेन निद्रया बा गच्छति, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको इसका आंसर देना है। तो ये जो 2 मैंने आपको प्रश्न बताए हैं, इनके आंसर जो बताए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके आंसर आपको बहुत ही अच्छे से कर लेने याद, ठीक है। तो ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब आपका जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शांत अथवा रौद्र रस की परिभाषा दीजिए और स्थायी भाव सहित, यानी आपको उनका स्थायी भाव भी लिखना है। तो यहाँ पर मैंने रौद्र रस की परिभाषा आपको दी है, अथवा में पूछी जाती है, आपको एक ही देनी है। तो इसका स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी जहाँ विपक्ष द्वारा किए गए अपमान अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा आदि से क्रोध उत्पन्न होता है, वहाँ रौद्र रस होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा कि प्रतीप अथवा यमक अलंकार की परिभाषा दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आपको यमक अलंकार की डेफिनेशन लिखनी होगी। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, यमक का अर्थ है युग्म या जोड़ा, ठीक है। इस प्रकार जहाँ एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, यानी प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। दोबारा से देख लो डेफिनेशन, यही आपको याद कर लेनी है। यमक है इसका क्या अर्थ है? युग्म या जोड़ा, ठीक है। इस प्रकार जहाँ एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो, एक शब्द अथवा शब्द समूह का अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार अलग हो, प्रत्येक बार भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार पाया जाता है, ठीक है। याद हो गया। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है।
तो दोनों का जो अर्थ है वो अलग है, ठीक है, यानी प्रत्येक बार भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है। अब देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आएगा, दोहा अथवा हर गीत का छंद के सोदाहरण परिभाषा दीजिए, यानी उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोहा की परिभाषा आपको दी है, ठीक है। तो यदि अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके विषम चरणों के आदि में जगड़ नहीं होनी चाहिए तथा सम चरणों में अंत में गुरु लघु होना चाहिए। और इसका देखिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, लसत मंज मुनि मंडली मध्य सिय रघुचंदु ज्ञान सभा जन तनु धरे भगति सच्चिता नंदु, ठीक है, ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अब देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, ठीक है। आपको 4-5 निबंध लिखने को आती है, एक आपको याद कर लेना है किसी का, वो आपको लिख देना है, ठीक है। बढ़ती हुई जनसंख्या या कुप्रभाव, प्रदूषण की समस्या यानी साहित्य और समाज, ये आपको निबंध याद कर लेने हैं, ये बहुत ही जल्दी याद हो जाती हैं, ठीक है। आपको दो तीन बार आपको पढ़ना है, आपको निबंध याद हो जाएंगे। 2-3 आपको निबंध याद कर लेने हैं और जो भी आपका जो फंस जाता है उसको आपको बहुत ही अच्छे से लिख देना है, ठीक है। अब देखिए आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, नाभिक का संधि विच्छेद है, तो सॉरी नाभिका का संधि विच्छेद है, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा 9 + इका, 9 धन इका बराबर नाभिका हो जाता है। अगला दिया गया है पूर्व रूप संधि है, तो पूर्व रूप संधि यहाँ पर क्या हो जाएगा, विश्व प्लस अब। आपको देखिए 4 दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक चीज करना है, तो जो सही या जो राइट आपका आंसर हो जाएगा वो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख कर रखा है, ठीक है। अब देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो 2023 के बोर्ड एग्जाम में मुझे लगता है ये 2 आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। शिक्षा अभ्यास से आती है, तो इसका जब आप इसका संस्कृत में अनुवाद करोगे तो ये हो जाएगा शिक्षा अभ्यासेन भवति, शिक्षा अभ्यास से आती है, शिक्षा अभ्यासेन भवति। अगला यहाँ पर दिया गया सदा सत्य बोलना चाहिए, तो इसका आप संस्कृत जब अनुवाद करोगे तो हो जाएगा सदा सत्यम वदेत, सदा सत्यम वदेत, सदा सत्य बोलना चाहिए, ठीक है। और गाइस आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि आपको जो समास है वो मैंने यहाँ पर इस पेपर में आपको नहीं बताए हैं बीच में, ठीक है। सिर्फ आपको समास है वो आपको याद कर लेना है, और जो आपकी विभक्तियाँ हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि उनसे भी आपके 1-2 नंबर है वो आपको छोड़ने नहीं है, क्योंकि आपको 90+ स्कोर करना है, तो हर चीज़ आपको अच्छे से करनी होगी, हर चीज़ पर आपको फोकस करना है, क्योंकि 90+ आपको स्कोर करना है, इस बार आपको टॉपर बनना ही है, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।